हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू मास फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 6, जिसका नाम है कैपेसिटर्स। इससे पहले हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? हमने पढ़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में क्या देखा था कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और ये पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और ये हेल्पफुल है किस चीज़ के लिए? पोटेंशियल मेजर करने के लिए और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को इजी बनाने के लिए। इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी, वी ऑल नो दैट, है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी? वो पोटेंशियल से रिलेट करती थी ये एनर्जी, ये वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर्स। पहली बात, कैपेसिटर्स क्या होते हैं, है ना। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, ये कितने टाइप के होते हैं, इन सब चीजों के बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ना। तो कॉपी पेन निकाल लेना, नोट्स बना लेना। मैं आपका अपना विशांत शर्मा। तो क्या क्या चीज कवर करेंगे? इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर क्या चीज होती है। तो इन चीजों को पढ़ने से पहले मैं यह समझना पड़ेगा कि कैपेसिटर होते क्या है। तो मैं एक रियल एग्जांपल देता हूं। आप सबने अपने घरों में पंखा देखा है ना, फैन ऊपर घूमता है। उस फैन में एक छोटा सा सिलिंड्रिकल चीज होती है जो बाहर रखी होती है। जब कोई इलेक्ट्रिशियन आता है तो इलेक्ट्रिशियन कहता है कि भाई कंडेंसर है, एक्चुअल में वो कंडेंसर नहीं है, वो कैपेसिटर है। इसका काम क्या है? कैपेसिटर का काम है इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड कराना। किसी भी चलने वाली चीज को इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड कराता है ये कैपेसिटर। इलेक्ट्रिकल चीज को, इलेक्ट्रिकल मशीन्स को, जैसे मोटर हुए, पंखा हुआ। कभी कभी जब वो कंडेंसर, जो कैपेसिटर सो कॉल्ड कंडेंसर विच इज कॉल्ड कैपेसिटर एक्चुअली, जब वो खराब हो जाता है तो हम क्या करते हैं? डंडे से पंखे को घुमाते हैं, है ना, फिर जाके पंखा चलता है। अदरवाइज अगर वो कैपेसिटर खराब है तो तुम पंखे का स्विच ऑन भी करोगे तो पंखा नहीं घूमता। क्या रीजन है उसके पीछे का? उसके पीछे का रीजन ये है कि जो एक कैपेसिटर नाम की डिवाइस है, ये क्या इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड कराती है ना। जब वो खराब हुई तो हमने उसे डंडे से चलाना पड़ा इनिशियल टॉर्क देने के लिए, तब जाके पंखा घूमा। और अगर हमें वो काम नहीं करना डंडे से चलाने वाला, तो क्या रखना पड़ेगा वहां? कैपेसिटर। ऐसे इंडक्शन मोटर होते हैं, इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड कराते हैं कैपेसिटर ने। पहले के कैमरे आते थे ना, वो फ्लैश लाइट जलती थी उसके अंदर, है ना। तो किस पे बेस्ड है? कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ना सारी की सारी चीजें। जब पहले के कैमरामैन होता था तो वो उसकी जो एलईडी लाइट है कैमरे की, वो ज्यादा वोल्ट की होती थी। जबकि कैमरे में बैटरी कितने वोल्ट की पड़ती है? 2 वोल्ट 3 वोल्ट की 4-5 बैटरी पड़ती है, जो कि रिचार्जेबल है। तो कुल मिला के 10 से 12 वोल्ट होते हैं बैटरी के। लेकिन वो फ्लैश लाइट ज्यादा वोल्ट की होती थी। तो वो कैसे जल पाती इतने कम सेल से? वो इसलिए क्योंकि उस फ्लैश लाइट के पीछे कैपेसिटर रखे होते हैं। पहले कैपेसिटर चार्ज होते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड कराते हैं, इनिशियल एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, है ना। मतलब इंस्टेंटेनियस एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, टॉर्क के साथ साथ इंस्टेंटेनियस एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो समझ में आई क्या चीज है कैपेसिटर? कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैपेसिटर वो डिवाइस है जो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करती है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में, और जरूरत पड़ने पर इंस्टेंटेनियसली हमें वो मिल जाती है। यही काम बैटरी करती है। लेकिन बैटरी कैपेसिटर से कैसे डिफरेंट है? बैटरी का काम क्या है? बैटरी कंटिन्यूअस एनर्जी प्रोवाइड कराती है। मान लो हमें कोई बल्ब ग्लो कराना है बैटरी से, तो 4-5 घंटे के लिए बल्ब ग्लो होगा बैटरी से। क्यों? क्योंकि बैटरी धीरे धीरे उस बल्ब को एनर्जी प्रोवाइड कराती रहेगी। लेकिन अगर मैं कैपेसिटर लगाऊंगा तो कैपेसिटर इंस्टेंटेनियस एनर्जी प्रोवाइड करा देगा, है ना। तो इसका यूज क्या है कैपेसिटर का? कैपेसिटर का यूज यही है कि जहां हमें इंस्टेंटेनियस एनर्जी की जरूरत पड़ती है वहां हम कैपेसिटर लगाते हैं। समझ में आई बात? मैं इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूं जिससे तुम लोग फील कर पाओ कि फील क्या चीज़ है, कैपेसिटर है क्या चीज़ एक्चुअली में, है ना। मान लो वही बात कि मुझे 100 लीटर पानी चाहिए। एक तरीका है कि वो 100 लीटर पानी 1-1 लीटर की 100 बाल्टी भर भर के ऐसे डाल दो, है ना। तो वो टाइम लगेगा धीरे धीरे, लेकिन वो कंटिन्यू सप्लाई होगी कि तुम एक बार बाल्टी भरी और वो दूसरे उसमें पलट दी टैंक में, तो 100 लीटर 100 बार करने से मिल जाएगी। लेकिन अगर मुझे 100 लीटर पानी वो एक साथ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तो 100 के 100 बाल्टी एक साथ भर के रखनी पड़ेगी और सारी बाल्टी उड़ा करके छपाक एकदम से मारनी पड़ेगी, तब जाके हमें सारा का सारा 100 लीटर पानी इंस्टेंटेनियसली मिल जाएगा, है ना। तो वही काम क्या है कैपेसिटर का, जो इंस्टेंटेनियस एनर्जी प्रोवाइड कराए। तो समझते हैं हम इसे। तो आई होप तुम लोगों की समझ में आया होगा कि कैपेसिटर क्या है ना। और देख चलो, तो कैपेसिटर क्या चीज है? कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। और किसने खोज करी थी इसकी? फैराड ने खोज करी थी ना, फैराड। तो कैपेसिटर्स, तो क्या लिखते हैं हेडिंग? कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर क्या चीज होती है? देखो, इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस विच stores energy
in the form of electric field और इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, ये चीज हुई। जैसे मान लो हमारे पास एक, अब ये कैसे स्टोर करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज को या इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे स्टोर करता है। तो मान लो हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर। ठीक, अब यहां पे इन्फिनिटी पे एक चार्ज रखा है, यहां से इससे इन्फिनिटी की दूरी पर क्या रखा है, एक चार्ज रखा है भैया Q, ये रखा चार्ज। अब इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहां लाना है तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, और वही वर्क डन क्या है, पोटेंशियल, वी नो ऑल दैट, है ना। तो क्या काम किया हमने, इस चार्ज को उठा करके यहां से यहां लेकर के आए, वर्क डन टू टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हुआ कितना, V। ठीक, अच्छा, यहाँ अब ये चार्ज जब यहां आएगा तो चार्ज अंदर तो स्टोर होगा नहीं, क्योंकि इट इज अ कंडक्टर। हम जानते हैं कि कंडक्टर क्या काम करता है, कंडक्टर चार्ज को स्टोर नहीं करता, अपने सरफेस पे क्या कर लेता है, रिसाइड कर लेता है। मतलब कंडक्टर स्टोर तो कर देगा लेकिन वो चार्ज अंदर नहीं जाएगा, सरफेस पे रिसाइड हो जाएगा। तो यहाँ प्लस 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 सब जगह चार्ज इस तरह से आ जाएगा, रिसाइड हो जाएगा। ठीक है ना। अब बात ये है, अब क्या क्वेश्चन आएगा कि हम यहाँ चार्ज देते रहे, डुक डुक चार्ज देते रहे, चार्ज अंदर जाता रहा, स्टोर होता रहा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितना चार्ज स्टोर होना है इसके अंदर, है ना। हमें कैसे पता चलेगा कि कितना चार्ज स्टोर होना है और कब चार्ज लीक होने लगेगा, क्योंकि चार्ज जब इसकी कैपेसिटी से आउट हो जाएगा तो वो लीक होने लगेगा बाहर। तो जब वो लीक होने लगेगा तो हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई कितना चार्ज इसके अंदर स्टोर होगा। तो वो नॉलेज कौन प्रोवाइड कराता है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है वो बताएगा कि इसके अंदर कितना चार्ज स्टोर होना है। आई बात समझ में। तो वो बताता है इसके अंदर कितना चार्ज स्टोर होना है। तो कैसे पता चलेगा, तो हम जानते हैं कि अगर हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, चार्ज इंक्रीज होगा। जैसे जैसे हम पोटेंशियल इंक्रीज करते रहेंगे चार्ज क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, है ना। तो मतलब इससे क्या पता चलता है, फेराडे ने देखा कि भाई जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या कि जो Q है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, V के। चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, एज V विल इंक्रीज V देन चार्ज इज आल्सो इंक्रीज, पोटेंशियल वो चार्ज इज आल्सो इंक्रीज इफ वी इंक्रीज पोटेंशियल। ठीक, तो हुआ क्या तो अब Q प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट। इन दोनों में रिलेशन डेवलप करने वाली एक चीज आएगी, कांस्टेंट होती है जो। तो Q इज इक्वल टू उस कांस्टेंट का नाम है C इंटू V, और यही C वेयर C क्या चीज है, यही C है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, वेयर C इज ए कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, ये मेन क्वांटिटी है। तो अगर हम C की वैल्यू निकालने की कोशिश करें यहां से, तो अब और इसकी यूनिट क्या होती है, एंड इट्स यूनिट क्या होती है, फेराड, FARAD, फेराड, और इसे F से डिनोट करते हैं, है ना। इसकी यूनिट क्या होती है, फेराड, और इसे किससे डिनोट करते हैं, F से। तो अगर मैं यहां से C की वैल्यू निकाल दो, C विल बी इक्वल टू Q अपॉन V। ये आया भाई हमारे पास रिलेशन किसका, कैपेसिटेंस का। अब तुम यहां से देख रहे होंगे कि हमारे पास जो फॉर्मूला है ये C इज इक्वल टू Q अपॉन V, इट इज अ कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, या जो फेमस फॉर्मूला है वो Q इक्वल टू C भी ऐसे याद किया जाता है इसे, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V है। तो इस समय क्या ये रिलेशन दे रहा है Q और V में, जो कि कैपेसिटेंस है C। ठीक, अब तुम्हें लग रहा होगा कि अगर हम चार्ज इंक्रीज करेंगे तो चार्ज इंक्रीज होने से क्या, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, है ना। या अगर हम पोटेंशियल डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस फिर इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे सोच रहे हो ना, गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये जो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर है ये ना तो Q पे डिपेंड करता है ना ही V पे डिपेंड करता है। रुक जा। आई बात समझ में, क्या बोला मैंने कहा कि ये जो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर है ये ना तो Q पे डिपेंड करता है ना ही V पे डिपेंड करता है। अब तुम कहोगे सर ये तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V आ रहा है, तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। बेटा रुको, पीछे चलो, यहाँ देखो, यहाँ क्या प्रोपोर्शनल है, Q प्रोपोर्शनल टू V बढ़ाएंगे तब Q बढ़ेगा। ये जो प्रोपोर्शनल साइन हटा करके कांस्टेंट आया है, ये कांस्टेंट C जो है ये इन दोनों में रिलेशन डेवलप करता है। जैसे पीछे चलो, V इक्वल टू IR नाम का फॉर्मूला सुना है क्या, ओम्स लॉ बोलते हैं इसे, है ना। तो इससे पहले इससे एक लाइन ऊपर चलो, V प्रोपोर्शनल टू I होता है नहीं होता है। इससे क्या पता चलता है कि V इंक्रीज करने पर I इंक्रीज होता है, और जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं कांस्टेंट आता है R, और R इज इक्वल टू V अपॉन I। और ये रेजिस्टेंस ना तो V पे डिपेंड करता है ना ही I पे डिपेंड करता है, क्योंकि V बढ़ाने पर I बढ़ेगा ना कि R, है ना। तो R किन पे डिपेंड करता था, R किन पे डिपेंड करता था, डायमेंशंस पे, लेंथ, एरिया, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे। ऐसे ही ये है,
ये क्या चीज है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, किन पे डिपेंड करती है, ये ना तो क्यू पे डिपेंड करती और ना ही वी पे डिपेंड करती है। तो भाई डिपेंड किस पे करती है, जब ये ना तो क्यू पे डिपेंड कर रही है ना ही वी पे डिपेंड कर रही है, तो किस पे डिपेंड करेगी, तो ये किस पे डिपेंड करेगी, डायमेंशंस पे, कैपेसिटर्स की डायमेंशंस पे डिपेंड करती है। ठीक, अब तुम कहोगे सर डिपेंड क्यों नहीं कर रही, तो एक एग्जांपल के तौर पर समझता है कि मान लो एक गिलास है आधे लीटर का, तो उसकी कैपेसिटी क्या है, आधा लीटर। उस आधे लीटर के गिलास में कितना पानी आएगा हमें नहीं पता, 1 मिनट के लिए मान लो, तुम उसकी कैपेसिटी भी नहीं पता, ना ही तुम कुछ जानते, तुमने क्या काम उसके अंदर पानी डालने स्टार्ट किया गिलास में, तो पानी फिल हो जाएगा, भर जाएगा पानी से गिलास। उसके बाद जब तुम और एक्स्ट्रा पानी डालोगे तो पानी बिखरने लगेगा, लीक होने लगेगा। क्या तुमने पानी की क्वांटिटी इंक्रीज करने से उस गिलास की कैपेसिटी पे कोई फर्क पड़ा? अगर तुम ये ठान लो कि आधे लीटर के गिलास में 1 लीटर पानी डालना है, तो क्या आ सकता है, क्या नहीं आएगा, आधा लीटर ही, चाहे तुम पानी की क्वांटिटी कितनी ही बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि उस गिलास की जो कैपेसिटी है, उस गिलास का जो वॉल्यूम है, वो पानी की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, कि कितना तुमने मटेरियल लगाया उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तो ऐसे ही अगर हम किसी कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर कराते रहेंगे तो ये तब तक स्टोर होगा जब तक ये अपनी कैपेसिटेंस तक ना पहुंच जाए। अगर इसके कैपेसिटेंस से ज्यादा तुमने चार्ज इसके अंदर स्टोर कराने की कोशिश की, और ये सोचो कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे C बढ़ेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो फिक्स है ना, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर फिक्स है, जैसे वॉल्यूम गिलास का फिक्स आधा लीटर, तो ऐसे ही कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर फिक्स है। चार्ज बढ़ाने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। क्या होगा कि चार्ज बढ़ाते रहोगे तो उसकी कैपेसिटेंस जितनी है उतना चार्ज तो स्टोर कर लेगा, बाकी चार्ज बाहर निकल जाएगा, है ना, खत्म हो जाएगा, मतलब लीक करने लगेगा। तो हमारा काम क्या है कि जो C है वो Q/V, ये रिलेशन आया निकल कर हमारे पास। हमने इससे क्या सीखा कि C डज नॉट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज, does not depend potential difference and charge, but it depends on the dimensions of कैपेसिटर की डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। अब डायमेंशंस कैसे वो देखते हैं, है ना, अभी देखेंगे। तो हमने क्या सीखा यहाँ कि जो कैपेसिटर है वो एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करती है अपने अंदर, और वो कितना स्टोर कर सकती है, जितनी उसकी कैपेसिटेंस होगी। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर को किससे डिनोट करते हैं, C से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, फैराड होती है, क्योंकि फैराड नाम के साइंटिस्ट ने खोज की थी। फैराड एक बहुत बड़ी यूनिट है, तो इसलिए हम इसे किस में लिखते हैं, और माइक्रो फैराड और पीको फैराड में लिखना पसंद करते हैं, क्योंकि फैराड एक बहुत बड़ी यूनिट है। अब ये बड़ी क्यों है, एक फैराड बहुत बड़ी क्वांटिटी है, बड़ी क्यों है, अब ये अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम। तो हमने ये चीजें सीखी। अब बात आती है कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं, है ना, कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर नोट करते रहना साथ बेटा, है ना, क्योंकि अगर ये रह गया तो फिर तुम्हें पता ही है छूट जाएगा ना सब कुछ, और जब छूट जाएगा तो दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास, तो टाइप ऑफ कैपेसिटर्स, तो कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं, तो कैपेसिटर भाई 3 टाइप के होते हैं ना, दे आर 3 टाइप। कौन कौन से, स्फेरिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो इस कैपेसिटर की अलग अलग शेप बनाई गई थी ये देखने के लिए कि कौन सी शेप कितना चार्ज स्टोर करती है। तो स्टार्टिंग में तो स्फेरिकल कैपेसिटर लिया गया, सोचा कि स्फेयर है तो मैक्सिमम वॉल्यूम होता है तो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, लेकिन वो फेल हो चुके थे। अब फेल क्यों हुए थे वो देखते हैं अभी, है ना, वो सब देखेंगे, टेंशन मत लो, इंटरेस्टिंग है। टाइप ऑफ कैपेसिटर, दे आर 3 टाइप, थ्री टाइप। नंबर फर्स्ट, स्फेरिकल कैपेसिटर्स, सिंबल स्फेरिकल कैपेसिटर्स, चलो पहले लिख देते हैं। दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, और थर्ड होता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स। तो 3 टाइप के कैपेसिटर होते हैं। नाम से पता चला स्फेरिकल प्लेट मतलब शेप कैसे होगी, स्फेरिकल,
पैरेलल प्लेट मतलब दो प्लेट होगी जो एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल होगी। सिलिंड्रिकल मतलब ये सिलिंड्रिकल शेप का होगा, है ना। तो सिंबल की बात करें, तो अगर सिंबल की बात करें हम, तो सिंबल कैसा होता है कैपेसिटर का भाई। अगर मैं स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करूं, चलो यहाँ लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, यहाँ सिंबल लिखते हैं। सिंबल की बात करें अगर हम कैपेसिटर्स के, और यहाँ लिखते हैं कौन सा, ये लिखते हैं स्फेरिकल, स्फेरिकल। यहाँ लिखते हैं पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट, और यहाँ लिखते हैं हम सिलिंड्रिकल। तो देखो स्फेरिकल तो ऐसा होगा, स्फेरिकल शेप होगी, एक एंड ग्राउंड कर देंगे हम इसका, है ना, और ये पॉजिटिवली चार्ज इस पे स्टोर हो जाएगा। ये हुआ पॉजिटिवली चार्ज स्टोर। और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस मान लो कितनी है भाई, आर मान लो इसकी रेडियस, ठीक। ऐसे ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये एक प्लेट ये होगी इस तरह से, कोई इस तरह से, एक प्लेट ये हुई इस तरह से, ये रहा, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज। ये कैसे आया है, क्यों आया है, सब बताएंगे। तो सिंबल देखो तुम फिलहाल, ये सिंबल, और इससे कनेक्ट कर दिया हमने एक बैटरी इस तरह से। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है d, उसकी कैपेसिटेंस होती है c, इसकी कैपेसिटेंस होती है c। और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कैसा होता है भैया, ये इस तरह का, ये हुआ, है ना, ये इसकी रेडियस अंदर वाले की a और बाहर वाले की रेडियस b होती है, और ये ऐसे अर्थ किया हुआ होता है। सिलिंड्रिकल, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम ऐसे भी बनाते हैं कभी कभी, देखो यहाँ, यहीं देख लो, मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ। इस तरह से ये दो प्लेट लगा दी, यहाँ से हमने क्या ले लिया, ये दो प्लेट लगाई, ये यहाँ ऐसे 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 बैटरी लगाई गई, यहाँ दोनों के बीच की डिस्टेंस है d, और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी यहाँ पे, और पोलराइजेशन से नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। बैटरी का पोटेंशियल भी कैपेसिटेंस ही, तो ऐसे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिनोट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस लेक्चर में यही पढ़ना था। अब अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, उसे कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, और किस चीज़ को बढ़ाने पर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ सकती है, किस चीज़ को घटाने पर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस घट सकती है, और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी करते रहना, पढ़ते रहना। बाय। 17 मिनट की हो गई, और क्या ले गया है।